Okay, is it clear up to conditional probability? Once again, can you tell me what is conditional probability and how we can write, and what will be interpretation of this thing? For example, if I write here uh, P of A given B, क्या मतलब होता है इसका? P of A intersection B divided by A. सर इसका फॉर्मूला ये बनेगा ना? अच्छा, एक और चीज, चलिए पहले फार्मूला बताएं तो मैं कि कल हमने इसमें एक और चीज मिस कर दी, देयर इज नोन एज अ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या चीज होती है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज फार्मूला ऑफ पी ऑफ ए गिवन पी? क्या फार्मूला होगा सर? वो कल वाले लेक्चर का हमारा क्या सीन होगा सर, जो रास्ते में थे गिलगित? तभी तो मैं इसको ना रिपीट कर लेता हूँ ना, मतलब आज कल जो हमने पढ़ा वही मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखें इस तरह होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम कंडीशनल, okay, so once again I am repeating, the probability of A given B means this one, first one is known as probability of event A such that event B is already has been occurred, means हम क्या कर रहे हैं, we are now applying certain limitations or certain restrictions in this whole simple A space. So that's why now this P of A given B means we are calculating probability of A from restricted domain, for example B, or restricted sample space out of B. So this is P of A given B. जिस तरह वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास इस तरह की टेबल थी, लेट सपोज हमारे पास एम्प्लॉय है मेन और वुमेन, क्लियर, और प्रोमोटेड हैं और नॉट प्रोमोटेड हैं। इस टेबल से आप लोग इजीली इस चीज को ना, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इजीली समझ सकते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम जस्ट किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोमोटेड क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे कि 324 डिवाइडेड बाय 1200, क्लियर। बट इफ आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन मेंस, क्लियर, तो इस चीज में अगर आपसे कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोमोटेड, क्लियर, कि गिवन दैट प्रोमोटेड आप प्रोमोटेड के लिए कोई भी लेटर, लेट सपोज पी आप लोग कर ले, यहाँ से माल पी या पी स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दिस पी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज प्रोमोटेड, क्लियर, गिवन दैट कैंडिडेट इज मेल, क्लियर। तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम प्रोमोटेड की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल सिंपल स्पेस से मालूम नहीं करना चाहते, बल्कि हमारा अब सिंपल स्पेस मेन है, तो आउट ऑफ मेन में से कितने चांस है कि वो प्रमोट होंगे, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट 288 डिवाइडेड बाय 960, क्लियर। सो क्योंकि सिंपल स्पेस अब हमारा मेल हो गया और मेन में जो है ना टोटल है 960, क्लियर, और इनमें से ऐसे मेन जो प्रोमोट हैं उनका तादाद ये है, ठीक है, जिसका तादाद है 688, क्लियर। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटरसेक्शन है ना मेन और प्रोमोटेड के, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी मतलब प्रोमोटेड, क्लियर, डिवाइडेड बाय पी ऑफ एम, क्योंकि इसको अगर आप 1200 के साथ डिवाइड कर लेते हैं देन यू विल गेट सेम। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था और कल हमने इसको ना डिस्कस किया। अब इसके अलावा यहाँ पर इस टेबल में दो चीजें आपको मिलती हैं, इसको हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट टेबल कहते हैं। जिस तरह से पहले आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, सॉरी ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर वैसे ही है कि हमारे पास दो जो इवेंट है उनके कैरेक्टरिस्टिक से हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इनको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दो चीजें हैं, एक ये अंदर वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर वाली प्रोबेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, क्लियर, मतलब ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ मेन एंड प्रोमोटेड, इन द सेम वे दिस 0.17 इज इंटरसेक्शन ऑफ वुमेन एंड नॉट प्रोमोटेड। मगर ये जो साइड में है मतलब रो सम और ये कॉलम सम, ठीक है,
इनको आप लोगों को याद होगा, हमने जब जॉइंट फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी तो इनको हमने मार्जिनल फ्रीक्वेंसी कहा था। अब यहाँ पर जो है ना हम इनको कहेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी सर अमार वेट कर रहे हैं, अमार वेट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। अमार को हो गया सही है, और एक अदनान भी है। इज इट क्लियर अप हियर? तो बच्चे बताएं व्हाट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड हाउ यू कैन इंटरप्रेट दिस मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग or not? नो सर। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से क्या मतलब? सर बस वही समझ में नहीं आया। अच्छा सर ये चलिए, इंटरसेक्शन वाली बात समझ नहीं आई है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि एंड, यानी 1200 से डिवाइड क्यों किया सर? सॉरी ये Divide 1200 से डिवाइड क्यों किया? अच्छा चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मिनट। क्योंकि लेट सपोज ए हमारा है प्रोमोटेड, दिस इवेंट ए इज लेट सपोज प्रोमोटेड, क्लियर। तो हमने ये कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एम, क्लियर। उसका आप लोगों ने बताया था आंसर। आप लोग एक मिनट थोड़ा टेबल में देखें कि ये आउट ऑफ मेन है टोटल 960 और ये 288 है, क्लियर। तो इसको मैं लिखूंगा 288 डिवाइडेड बाय 288 डिवाइडेड बाय व्हाट 960, क्लियर। ओके, अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ मेन जो प्रमोट हो रहे हैं उनके चांसेस इतने हैं। मगर आपको बताया कि व्हाट इज दिस 288, ये तो नंबर है। अगर आपको टेबल हो तो ये इजीली आपको मिल सकता है। अगर टेबल ना हो, जैसे आपको सारी प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हम फार्मूला हमने बनाया था, क्योंकि टोटल जो है ना सिंपल स्पेस का तादाद था 1200, क्लियर। तो अगर मैं इसको 1200 के साथ डिवाइड करता हूँ इस तरह, ठीक है, 1200, तो इस नंबर में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, सेम नंबर रहेंगे ना। मगर इसमें आपको ये फार्मूला देगा, ऊपर नोमिनेटर में आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी प्रोमोटेड एंड मेन की, क्लियर। डिवाइड करेंगे और ये नंबर आपको मिलेगा 960 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन की। आप लोग देखें एक मतलब, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन क्या होगी, तो आप कहेंगे कि ये 960 डिवाइड करेंगे 1200 के साथ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोमोटेड एंड मेन। तो इस टेबल को हमने कहा था कि इंटरसेक्शन। आप लोग इसको जनरली समझें, जिस तरह हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था, सॉरी। तो ये लेट सपोज आपके पास रो है ए बी, और लेट सपोज ये कॉलम है सी डी और ई, क्लियर। तो जनरल में आपको टेबल बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी के अलावा भी आप लोग जब ये एक्सेल यूज करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस टेबल में ये जो नंबर है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है। दिस इज नोन एज intersection of this first row and first column. So this is in general A intersection C, और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, अगर प्रोबेबिलिटी हो या फ्रीक्वेंसी जो भी है, तो इसमें देखें ये फर्स्ट रो भी इसमें आ रहा है, मिल रहा है, और फिर सेकंड कॉलम भी आ रहा है। सो दिस नंबर, दिस पर्टिकुलर एंट्री विल बी नोन एज इन जनरल A इंटरसेक्शन B। इन द सेम वे, क्योंकि इंटरसेक्शन हम कहते हैं एंड कॉमन, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो पहली रो और थर्ड कॉलम में कॉमन होंगे ना एलिमेंट्स ज्यादा, तो ये आपका हो जाएगा इनफैक्ट ए इंटरसेक्शन ई इन जनरल। वैसे अगर मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँ व्हाट इज दिस थिंग, तो ये हो जाएगा कॉमन इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये कॉमन के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाना है, और ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी, और इसी तरह ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ई, क्लियर। इसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और मार्जिनल के लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम इसको सम करते हैं, ठीक है। तो आपको इससे पहले पता है कि जब हम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जॉइंट में से अगर हम किसी पर्टिकुलर एक सिंगल रैंडम वेरिएबल
की फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो वो मार्जिनल कहलाती है। तो यहाँ पर जो है ना इस ए की टोटल फ्रीक्वेंसी या अगर ए की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी या ए के अगर नंबर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ए के टोटल नंबर एलिमेंट्स होंगे इस फर्स्ट रो का सम, यानी कि यहाँ पर होगा आप लोग क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन डी, जो भी है ए इंटरसेक्शन ई को आप सम करेंगे तो ये आपको मिलेगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। और वैसे ही अगर आप इस सी की देखें तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को ना आप लोग यहाँ पर देखें, सॉरी ये आपके पास आ जाता है ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी देखिए आप 0.27 कैसे आया, 0.27, 0.24 और 0.03 को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें 324 कैसे आया, ये 288 और 36 को ना ऐड किया हुआ, ठीक है। इसी तरह इस 240 को देखें 244 किस तरह है, 36 और 204 को ऐड किया हुआ, ठीक है। तो या इस 8.8 को देखें, ये 0.8 इज सम ऑफ 0.24 एंड 0.56। तो ये इंटरसेक्शन वाली अंदर वाली प्रोबेबिलिटी कहलाती है और इसका सम जो है ना वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। आई होप के नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। क्लियर सर। ओके तो और इसके अलावा हमने बात की थी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को एक मरतबा दोबारा देखते हैं, मगर ये आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर पी ऑफ बी के नॉट इक्वल 0 एंड वेयर पी ऑफ ए के नॉट इक्वल 0, क्लियर इन दिस केस सॉरी नॉट इक्वल 0। तो बहरहाल ये फार्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था, आज वंस अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा उसके अलावा हमने प्रोडक्ट रूल या क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव रूल पढ़ा था। नो सर, सिर्फ इंडिपेंडेंट तक पढ़ा था। अच्छा इंडिपेंडेंट का फार्मूला बताएं क्या होता है। सर P ऑफ A डिवाइडेड बाय B इक्वल होगा P ऑफ A के, तो A और B। ठीक है तो ये जो फार्मूला आप बता रहे हैं ना इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन लॉ, सॉरी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ एक मरतबा दोबारा देखें, मैं यहाँ पर जो है ना आपको मल्टीप्लिकेटिव लॉ इन जनरल बता रहा हूँ। देखें क्या होता है, P ऑफ A गिवन B किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस विल बिकम A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, क्लियर। अगर मैं इसमें से P ऑफ A इंटरसेक्शन B मालूम करना चाहूँ तो क्या होगा, ये P ऑफ B डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव रूल ये बताता है कि A इंटरसेक्शन B जो है ना वो है P ऑफ A गिवन B को आप P ऑफ B के साथ मल्टीप्लाई करें, जस्ट प्रोडक्ट। सो मल्टीप्लिकेटिव रूल ये बताता है, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन जनरल इसके बराबर होती है, या फिर आप इसको रिवर्स करें A गिवन B को B गिवन A करें तो डिवाइड में क्योंकि A आएगा तो A को कैंसिल करने के लिए P ऑफ A को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये सेम चीज। अच्छा इसमें से अगर इनकी इंटरसेक्शन जस्ट P ऑफ A और P ऑफ A के बराबर हो तो उसको हमने कहा था इंडिपेंडेंट, अदरवाइज आर इन अदर सेंस P ऑफ A गिवन B इफ P ऑफ A के बराबर हो तो देन A एंड B आर नोन आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब एक प्रोबेबिलिटी कंडीशन अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये A इंडिपेंडेंट से आउट ऑफ B। सो इफ यू अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ B आर नॉट, A will not change, so that's why A and B will be now independence with each other. सर कोई स्टूडेंट वेटिंग में है? सर Yes. सर ये वेन डायग्राम से थोड़ा समझाएं सर, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सर। अच्छा इंडिपेंडेंस इवेंट को, अच्छा इंडिपेंडेंट जी में सर, और वेन डायग्राम से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ना थोड़ा सा फर्क है। आपको पता है कि जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं। देखिए आप मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंस के लिए जिस तरह मैंने बताया, ये हमने फार्मूला कल ड्राइव भी किया था, आपको पता है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि P ऑफ A गिवन B जो है ना अगर P ऑफ A के बराबर हो तो इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको बाय फार्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, क्लियर। और ये हो जाएगा P ऑफ A। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड बाय उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट दिस फार्मूला। सो दिस इज फॉर
इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अदरवाइज डिपेंडेंट होता तो ये बी गिवन ए हो जाता, ठीक है। अच्छा, ये वेन डायग्राम में आपने किस तरह कहा था, हमने ये देखा था कि वेन डायग्राम में हमने एक वर्ड यूज किया था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर आपके पास इस तरह के दो इवेंट्स हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये वेन डायग्राम के लिए। और अगर मैं वेन डायग्राम के लिए इस तरह लिखूं, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, आर बोथ विल बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉट? No, sir. Not sir, not. और इसमें से आप लोग देखें कि क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो फिर हम ये कहते हैं कि इनकी प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, वो क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? मुझे आज कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? अच्छा, एक और चीज है कि आपने इन दोनों में ना कंफ्यूज नहीं होना है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में और इंडिपेंडेंट में, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और बता सकते हैं, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंस? चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नहीं ये सर, क्लियर नहीं है सर। एक मिनट, मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए लिखता हूँ कंडीशन कि अगर इनकी इंटरसेक्शन की प्रायोरिटी 0 हो, ठीक है, ये सुनो। और इंडिपेंडेंस के लिए आपने कहा था कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर हो पी ऑफ ए टाइम्स पी ऑफ बी, ठीक है। दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट। अदरवाइज इन जनरल ये इंटरसेक्शन बराबर होता है पी ऑफ ए टाइम्स पी ऑफ बी गिवन ए, या पी ऑफ बी इनटू पी ऑफ मतलब ए गिवन बी, आप लोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर दोनों लिखता हूँ ताकि आप लोग इसमें ना कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इन जनरल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होता है पी ऑफ लेट्स सपोज ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए बी गिवन ए, क्लियर? या फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है पी ऑफ बी। अब देखिए पी ऑफ बी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं नोमिनेटर में मतलब गिवन में बी लिखूंगा, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए गिवन बी। क्योंकि इसको अगर बाय डेफिनेशन ओपन करेंगे तो इंटरसेक्शन बी ऊपर आ जाएगा, बी नीचे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दिस वन, ठीक है। यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आ जाएगा, नीचे बी ए आ जाएगा, प्रायोरिटी ऑफ ए और प्रायोरिटी ऑफ ए को आप लोग इजीली कैंसिल कर सकते हैं, यू विल गेट सेम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग देखें कि इन जनरल मतलब डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, मगर चेक करना कि दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उनकी इंटरसेक्शन ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, अगर ये सेम आता है तो आपने कहना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मुझे बताएं अब जिस तरह आप लोग कह रहे थे हमें वेन डायग्राम से समझना है, तो वेन डायग्राम में से हमने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को तो समझ लिया, मगर इंडिपेंडेंट को कैसे समझे, तो उसके लिए आप लोग मुझे बताएंगे क्या रिलेशन है इनमें। मतलब रिलेशन से मैं आप लोगों से ये मालूम करना चाहता हूँ, क्या कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या लाजमी जो म्यूचुअल होंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, या इस तरह की कोई रिलेशन आप इन फॉर्मूले को देखते हुए बता सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ अगर ये इंडिपेंडेंट्स आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, तो मतलब हम एक केस लेते हैं कि ये दोनों सेम है, लेट सपोज कोई ये अज्यूम करता है कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा वो इंडिपेंडेंस भी होगा, तो जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 0। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या आएगा, 0 आएगा। 0 बराबर होगा पी ऑफ ए गिवन पी ऑफ बी। इससे क्या मतलब है, दो नंबर की प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर होती है तो क्या मतलब होता है, दोनों में से की प्रोबेबिलिटी 0 होगी सर, अगर एक दोनों में ऊपर से हो रहा कोई है सी दूसरा एक ऊपर नहीं प्रोबेबिलिटी हो 0 रहा होगी, सर। ठीक है, ये सही है। तो हम ये कहेंगे कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो और प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो तो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। इनमें से कोई भी एक अगर 0 हो तो फिर पॉसिबिलिटी है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट जो है ना दोनों सेम हो। तो अमूमन या इन जनरल हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉन जीरो होती है, ठीक है,
सम रेयर केस के अलावा, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, या इंडिपेंडेंट होंगे तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, जब तक किसी भी इवेंट, किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मिलेगा कि आइदर P ऑफ A इज 0 और P ऑफ B 0, यानी कि नॉन जीरो अगर प्रोबेबिलिटी हो तो इनमें कोई रिलेशन इस तरह का नहीं। तो इस वजह से हमने वेन डायग्राम को ना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब सॉरी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को वेन डायग्राम से समझना है, और ये इंडिपेंडेंट इस तरह के रिलेशन रखते हैं। ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे, और यहाँ तक आप लोगों का आज का क्लास है, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से समझना है, इसके प्रॉब्लम्स वगैरह करने हैं। उसके बाद हम जो है ना क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक जो है ना वो करेंगे बायस थ्योरम, ठीक है। और इस बायस थ्योरम के बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 5 करेंगे, ठीक है। सर मुझे सर इसका क्वेश्चन नंबर 33 34 में प्रॉब्लम है मसला ना। हो रहा है सर। कौन सा? क्वेश्चन 34 में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन सर बस वो अभी सोल्व हो गया बस सर। सर क्वेश्चन 33 में भी इशू आ रहा है सर। 30, अब कौन सा करें, 35 या 33? 33 सर। चलें 33 पहले देख लें क्या है 33 में। ओके 33 करें हम। 33 में क्या कहता है, स्टूडेंट्स टेकिंग अ ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट GMAT क्लियर were asked about their undergraduate major and intent to pursue their MBA as a full-time or part-time students. A summary of their response follows. तो undergraduate students के जो मेजर है वो बताया, और वो परस्यू करना चाहते हैं फाइनली MBA में, मतलब MBA करना चाहते हैं, तो वो पहले क्या करके आए हैं, उनका ये मतलब शेड्यूल है। आपको पता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से अंडर ग्रेजुएट में मेजर हैं, बिजनेस है, इंजीनियरिंग है और अदर में, ठीक है। और या तो फुल टाइम एनरोल हुए या पार्ट टाइम एनरोल हुए, ठीक है। तो अब ये कहता है कि डेवलप जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर दिस डेटा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन जितने भी नंबर्स को आप देख रहे हैं ना, उसको टोटल के साथ आप डिवाइड करेंगे, 1305 के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल मिल जाएगी। इज इट क्लियर? इज ए पार्ट इज क्लियर टू यू? सर मतलब कैसे ज्वाइन करेंगे इसको? अच्छा ये ज्वाइंट तो है ना, मगर आपसे कहता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल आपने बताना है। तो इसमें अगर आप कैलकुलेटर हैं तो आप लोग कहेंगे 352 डिवाइडेड बाय 1350 कितना नंबर आएगा। तो आप लोग क्या करना है, अलग से टेबल बनानी इस तरह। लेट सपोज ये फुल टाइम आपने लिखा है, और ये पार्ट टाइम लिखा है, और ये बिजनेस लिखा है, इंजीनियरिंग और अदर लिखा है। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो इनफेक्ट प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि नंबर जो आएंगे वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा मुझे बताएं। 350 को 135 से डिवाइड करें तो क्या नंबर आएगा, 0.27 सर। 27 क्लियर? ये सर 502 से डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं टोटल 1350 से करेंगे, 1305 से करेंगे, सॉरी। ये टोटल जो है सर ओवरऑल टोटल से करेंगे? ओवरऑल टोटल से करेंगे ना, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ओवरऑल टोटल से। ओके सर ओके। और ये 0.27 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे? सर ये कौन सा, हाँ ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है ना कि मतलब जो हमारे पास फुल टाइम भी है और बिजनेस की जो प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल वो 0.27 है प्रोबेबिलिटी, जो फुल टाइम भी हो और बिजनेस में भी वो ये करते फुल हो टाइम एडमिशन। एंड हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, जिस तरह मैंने बताया कि ये इंटरसेक्शन है। तो आप लोग अगर वर्बली कहते हैं तो आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स दैट आर एनरोल इन फुल टाइम्स एंड इन बिजनेस इन मेजर क्लियर। तो एंड को अगर आप मैथमेटिकली यूज करना चाहें तो ये मतलब इस तरह होगा, इंटरसेक्शन ऑफ फुल टाइम एंड बिजनेस इज मेजर। सो दिस इज इन फैक्ट 0.27, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इंटरसेक्शन, ठीक है।
तो इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं, और आपको पता है यूनियन के लिए आर यूज करते हैं। तो आप मतलब दोनों मेथड में लिख सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकली लिखें तो ये वाला सिंबल आएगा, अगर आप वैसे वर्बली कहें तो आप कहेंगे कि एंड। ठीक है, तो अच्छा ये मैंने एक एग्जांपल एक कैलकुलेट करके बताया। अब रिमेनिंग मुझे बता सकते हैं यहाँ पर क्या नंबर आएगा, यहाँ पर क्या नंबर आएगा। ये आप सारे जो है ना इसको फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टोटल 1 आना चाहिए। ठीक है, इनका आप भले रो सम करें या कॉलम सम करें तो ये 1 आएगा। तो दिस इज इनफैक्ट ए पार्ट। तो आई होप कि आप लोग इसको ना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे कहता है यूज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ undergraduate major business engineering and other to compute to comment on which undergraduate major produce the most potential MBA students। अब आपने जब ए पार्ट में इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बना लिया तो अब आपसे कहा जा रहा है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को देखते हुए ये बताएं कि कौन सा मेजर जो है ना वो मोस्ट पोटेंशियल MBA स्टूडेंट्स है। ठीक है, ऐसे इसको कैसे पता चलेगा कि आप लोग ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसकी मतलब ज्यादा है, मतलब बिजनेस की। चलें प्रोबेबिलिटी से पहले आप लोग बता सकते हैं कि किसकी ज्यादा होगी, बिजनेस, इंजीनियरिंग या अदर्स? कैसे पता चलेगा? बिजनेस की होगी सर, क्योंकि नोमिनेटर ये इसका बड़ा है 507.5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी इनफैक्ट ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर अप हियर? और ई में क्या कहता है? सी किया था, डी किया था हमने? सर सी करेंगे, पहले हमने बी किया था सर। सी में क्या कहता है? इफ स्टूडेंट्स इंटेंड टू अटेंड क्लास फुल टाइम इन परस्यूट ऑफ एन MBA डिग्री। क्लियर? अच्छा इस कंडीशनल में ना आप लोगों को ये समझना होता है कि आपको क्या रिस्ट्रिक्शन क्या गिवन होता है और किसकी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करनी है। आपने देखें कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स वाज इन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इज अ मेजर। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि इस पूरे स्टेटमेंट को, जो भी 2 सेंटेंस है, इसको मैथमेटिकली मैं किस तरह लिखूं अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाउ कैन आई राइट? लेट्स सपोज आपको इवेंट के लेटर का पता है, ए फॉर फुल टाइम, बी फॉर पार्ट टाइम, बी फॉर बिजनेस, ई फॉर इंजीनियरिंग, ओ फॉर अदर। सो इन टर्म्स ऑफ दिस लेटर्स व्हाट शुड आई राइट हियर? इस सी को सर ई लिखेंगे और फिर हम पी लिखेंगे। ई गिवन पी लिखेंगे या पी गिवन ई लिखेंगे? ई गिवन एफ सर। ई फॉर इंजीनियरिंग। जो प्रोबेबिलिटी जिसकी आपने मालूम करनी है वो पहले आता है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट वाज अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने मालूम करनी है, तो इंजीनियरिंग लिखा है। इंजीनियरिंग का रहेगा। अब गिवन में ये कहता है कि अगर वो स्टूडेंट जो है ना वो फुल टाइम में आता है। ठीक है, तो फुल टाइम के लिए कौन सा लेटर हमने यूज किया? या इसको आप चाहें तो ए कर लें या चाहें तो ए कॉम्प्लीमेंट कर लें, जो भी है। चलें ए कर लेते हैं तो ये होगा। और आपको पता है कि इज एफ गिवन ई विल नॉट इक्वल टू ई गिवन एफ। सो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। अच्छा मुझे बताएं क्या होगा इसका। अब यहाँ पर तो आपको पता है इंटरसेक्शन का भी पता है और एफ का भी पता है। ठीक है, तो हम इसको इजीली फार्मूले को यूज कर सकते हैं। सर एक कंफ्यूजन है सर। हाँ बताओ सर, ये जो इवेंट ई है वो तो एफ से पहले अकर हो चुका है। जो ये सेंटेंस कह रहा है कि द स्टूडेंट वाज एन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग मेजर। सो ई को एफ की जगह होना चाहिए और एफ को ई की जगह होना चाहिए। यस सर, इस तरह होना चाहिए। वो पास्ट टेंस में सर, जैसे हमने उसकी कंडीशन में पढ़ा था आप कि एक इवेंट पहले से अगर अकर हो चुका है तो इस प्रॉब्लम को हल करने से पहले ना आप लोगों को ना ये क्लियर होना चाहिए, जब हम ये लिखते हैं इसका क्या मतलब है, उसके बाद आप लोग इसी पार्ट को करेंगे। तो पहले तो ये मुझे बताए ना कि इस चीज का क्या मतलब है। इसमें ए इवेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बी इवेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, और फिर आगे जब हम पी लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इस चीज की प्रोबेबिलिटी कौन सा ये डोमेन को शो अच्छा करता है। ये मुझे बताएं कि ये प्रोबेबिलिटी किसकी है होगी, ए की होगी या बी की होगी? एट द एंड ए की होगी सर। ए की प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ बी हैज बीन अकर्ड, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग ये देखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो पहले आएगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट
स्टूडेंट्स वाज एन अंडर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग मेजर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे पी ऑफ ई। अब आप देखेंगे कि जो ऑलरेडी अकर्ड हुआ है वो कौन सा इवेंट है, वो इसने पहले दे दिया है। तो इस सेंटेंस में ना आगे पीछे अगर कोई भी मतलब हो सकता है, मगर आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग किसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है अंडर व्हिच कंडीशन। तो कंडीशन बाद में आएगी, प्रोबेबिलिटी जिसकी कैलकुलेट करनी वो पहले आएगा, ठीक है। तो ये एफ आएगा, और आपको पता है कि दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, दोनों में डिफरेंट, ठीक है। तो मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर सी का। चलें, जो भी आयो होप के आप लोगों से हो जाना है। हम आगे चलते हैं। डी में कहता है इफ स्टूडेंट वाज एन अंडर ग्रेजुएट बिजनेस मेजर। अब देखें इसने ये कंडीशन लगा दी है कि स्टूडेंट जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट मेजर बिजनेस में, ठीक है। तो अब हम इंटरेस्टेड ओनली बिजनेस मेजर में, क्लियर। अब जब बिजनेस मेजर में हम इंटरेस्टेड हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे सामने जो भी होंगे वो बिजनेस मेजर में। अब उनमें से आपसे कहता है कि व्हाट इज प्रोबेबली दैट स्टूडेंट इंटेंड्स टू अटेंड अ क्लासेस फुल टाइम, ठीक है। तो फुल टाइम के लिए आपसे प्रोबेबिलिटी मालूम की जा रही है। तो इसको मुझे बताएं कि कैसे लिखूं मैं मैथमेटिकली, हाउ कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ ई एफ एंड पी। यस सर बी गिवन एफ होगा शायद। शायद या कंफर्म एफ गिवन बी होगा ना सर इसमें? डी नहीं है सर ना, बी गिवन एफ होगा। डी में है ना प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताएं इसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, पहले तो वो बताएं। बी की सर बिजनेस मेजर्स की। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स क्लास फुल टाइम की वो बात कर रहा है ना। यस सर, एफ गिवन बी होगा ना? एफ एफ पहले आएगा। बी यस जी सर। सर, अब कंडीशन क्या थी, बी बिजनेस बिजनेस होना मेजर। चाहिए तो मेजर में। ये बिजनेस मेजर है तो ये बी आएगा, ठीक है। इस डी पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। आगे आपके पास नंबर्स आएंगे तो आप लोग रेशो के साथ इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे, मगर ये आप लोग कॉन्सेप्चुअली देखेंगे क्या। ओके, इस डी इज क्लियर तो यस। सर लेकिन क्वेश्चन नंबर सी में सर हमने जब वो इंटेंट टू अटेंड क्लास फुल टाइम कर रहा था तो हमने एफ को सेकंड टाइम में रखा, और इसमें जब वो कह रहा है तो हम एफ को फर्स्ट में डाल रहे हैं, तो गलत नहीं हो जाएगा सर? नहीं नहीं, आपने समझा नहीं, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज करना है ना। ये जो हमने एक लॉ बनाया है कि इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर से जो है ना आप लोगों ने मतलब कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पर भी आप लोग देखें कि ये फुल टाइम पहले आया था तो उसको हमने बाद में अप्लाई किया था ना, गिवन एफ। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही किया हमने, स्टूडेंट्स क्लास जो है कौन सा डी था ना, ये बिजनेस का था, तो बिजनेस का पहले आया तो उसको हमने बाद में लगाया। तो सेम रिलेशन तो इसमें आ रही है सी और डी। और रिलेशन अगर ना भी आए तो आपने कॉन्सेप्चुअली ये देखना है कि आपने किस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसको पहले लिखना है, और जो गिवन होगा वो आपने बाद में लिखना है, ठीक है। तो जिस तरह सी में किया है वैसे सेम डी में किया था। तो आपको यहाँ पर कंट्राडिक्शन कौन सी चीज नजर आ रही है वो मुझे आप दोबारा। डी को मैं दोबारा रीड करूं। देखें ये कहता है इफ स्टूडेंट्स वाज अंडर ग्रेजुएट बिजनेस इन मेजर, क्लियर। तो ये कंडीशन गिवन है। अब आपसे कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स इंटेंड्स टू अटेंड क्लास फुल टाइम। तो फुल टाइम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये एफ आएगा। और ये गिवन जो पहले बिजनेस का था तो वो आ जाएगा बी, क्लियर। तो यहाँ पर भी तो ऐसे किया था। हम देखें कि इसमें जो आपने कहा था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इंजीनियरिंग है, तो हमने पहले ही लिखा था, और गिवन के लिए ये कह रहा था फुल टाइम, तो उसको हमने बाद में लिखा था। तो सेम रिलेशन तो है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये शुड वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। यस सर। अच्छा, ई में कहता है लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट्स इंटेंड टू अटेंड क्लास फुल टाइम। ए हमारा है फुल टाइम के लिए, और लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट्स वाज अंडर ग्रेजुएट बिजनेस एज अ मेजर। आर इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट? ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं? नो कैसे पता सर। चले? नहीं है, कैसे पता चला? सर क्योंकि इनकी प्रोडक्ट जो है वो मतलब
सर मतलब P of A given B जो है वो P of A के इक्वल तो नहीं आएगा ना इसमें? नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप कहेंगे नो, अगर आ रहा है तो आप कहेंगे यस। ठीक है, यस सर। ओके। सो इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम? सर ये फिर से बताइएगा, समझ में नहीं लगी बात सर, ये वाली। अच्छा देखें, ए और दो इवेंट्स हैं, ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फुल टाइम। हमने एफ लिया था, ये ए ले रहा है, तो चलिए अगर आप ए को ही लें, लेट सपोज फुल टाइम की हम बात करें, ठीक है, फुल टाइम। और बी इवेंट कौन सा है? बी डिनोट्स द इवेंट देयर स्टूडेंट्स हु आर अंडर ग्रेजुएट बिजनेस। ठीक है, तो ये गिवन बी है। आप लोग ये चीज ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, अभी हमने डी पार्ट में किया है, उसको जैसा आपने ना देखना है, पी ऑफ एफ से कंपेयर करना है। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? सर वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल। ठीक है, इफ बोथ आर इक्वल देन इंडिपेंडेंट, इफ बोथ आर नॉट इक्वल देन आप क्या कहेंगे? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये जस्ट या फिर जिस तरह आप में से कोई बता रहा, तो आप लोग या ये चेक करें, या फिर आप लोग, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑलरेडी आपको टेबल में गिवन है, इजीली ए पार्ट किया है, तो इसको देखें और आप लोग पी ऑफ एफ टाइम्स पी ऑफ बी को देखें। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट, अगर बराबर नहीं है तो ये डिपेंडेंट। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? सर हमने क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना सर? यस, पढ़ा था। क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है सर? अच्छा क्रॉस टेबुलेशन में फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्कस किया था जस्ट, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी का वर्ड वहां पर यूज नहीं किया था, जस्ट फ्रीक्वेंसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमारी क्रॉस टेबुलेशन है। अब वही सेम टेबल अगर फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी आ जाए तो फिर ये कहलाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, कंडीशनल तो बिल्कुल अलग है। आप लोग, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्रॉस टेबुलेशन और जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि अगर उसी टेबल में फ्रीक्वेंसी है तो क्रॉस टेबुलेशन होगी, अगर उसी सेम टेबल में अगर आपके पास लेट सपोज प्रोबेबिलिटी हो तो उसको हम कहेंगे जॉइंट। यहाँ पर आप लिखें, आप लोगों को दोनों सूरतों में इस तरह की टेबल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज कोई ए बी सी होगा, कोई डी ई एफ होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इसमें है क्या चीज। लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी एच आई के एल एम। आप लोग ये देखें कि अगर इसके अंदर जो है ना वो फ्रीक्वेंसी हो, प्लेट ओनली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हमने नाम दिया था क्रॉस टेबुलेशन। और यहाँ पर अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी हो, मतलब वही नंबर 0 और 1 के दरमियान हो, 1 से ग्रेटर कोई ना हो और लेस देन 0 भी कोई ना हो, तो फिर इस टेबल को हम कहेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? और इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्रॉस टेबल। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है। अगर इसमें आप लोगों को परेशानी थी कि क्या ये ई एंड डी आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं या नहीं, ठीक है, तो ई और डी इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपने देखना है, नॉट क्लास साइड देखना है। ठीक है, तो मुझे बताएं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप एडमिट, मतलब तीन ही पॉसिबिलिटी है, एडमिट होगा या रिजेक्ट होगा या डिफर्ड होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एडमिट भी हो गए और फिर डिफर्ड भी हो गए। ठीक है, तो इस तरह नहीं है। तो इन दोनों का अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो क्या होगा, एक अर्ली एडमिट हो जाता है और दूसरा डिफर्ड हो जाता है। वाई? बिकॉज़ देयर इज एनी एप्लीकेंट दे कैन बी कीप इन इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सेट, यानी कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो अर्ली भी एडमिट हो और डिफर्ड भी हो। तो इस वजह से इन दोनों को हम कहेंगे कि these two sets are mutually exclusive and hence is probability of E intersection D will be 0। ठीक है, तो इस B को ना आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ही रहने देना। ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। ओके, अब C में जब ये कहता है कि फॉर 2375, अब ये क्लास की बात कर रहा है कि टोटल कितने क्लास हैं,
students who were admitted, what is probably that a randomly student selected was accepted during early, यानी कि डायरेक्ट जो अर्ली एडमिट हुआ है उसकी कितनी चांस है, यानी कि आपके सामने एक क्लास है 2375 का, उसमें से एक रैंडमली स्टूडेंट उठाओ तो कितने % चांस होंगे कि वो डायरेक्ट जो है ना वो एडमिट हो चुका हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो अर्ली एडमिट का तादाद है ना, मतलब सी में यहाँ पर मैं कर लूँ तो उनका तादाद आपने इसके साथ डिवाइड करना है, यानी कि ये हो जाएगा 2375। जो अर्ली एडमिट हुए हैं उनका तादाद था कितना था, 1033 था ना। अच्छा 1033 वाज एडमिटेड, तो यहाँ पर आपने लिखना है 1033। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कि इस क्लास में जो अर्ली एडमिट हुआ है डायरेक्ट विदाउट डिफर्ड, डिफर्ड को कंसीडर किए बगैर, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। और डी पार्ट में फिर कहता है सपोज रैंडम स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर अर्ली एडमिटेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड फॉर अर्ली एडमिशन आर डिफर। अच्छा यहाँ पर जो है ना आर की बात कर रहा है और डिफर्ड की बात कर रहा है कि अगर या तो डायरेक्ट एडमिट हुआ है या डिफर हुआ है तो उसका आपने सेम जिस तरह आपने किया था डिवाइड करेंगे अगेन 2000 सॉरी अप्लाई कर रहा है कितना तक, कितनी एप्लीकेंट्स हैं 285, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड फॉर अर्ली एडमिशन तो ये हो जाएगा 103, और फिर प्लस करता है डिफर्ड तो 18% हो रहे हैं तो 0.18 आप जो भी डिफर, कितने डिफर हुए थे 964 सर ये 2851 है। 2851, ठीक है। इज इट क्लियर अप हियर? तो ये हमने मतलब किया था शायद, तो हमने इसको रिपीट कर लिया। तो और कोई प्रॉब्लम हो वरना हम इस क्लास सर ये डी समझ में नहीं आया सर। कौन सा डी वाला सर समझ में नहीं डी आया पार्ट? बिल्कुल भी। डी पार्ट को Yes, आप sir, लोग D इस प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम में क्या कहता है। प्रॉब्लम में एक मरतबा रिपीट करता हूँ, सपोज स्टूडेंट्स अप्लाइज फॉर अर्ली एडमिशन, क्लियर? यानी कि आप इस तरह अज्यूम करेंगे कोई बंदा है वो अप्लाई करता है, ठीक है, एडमिशन के लिए। तो आपके सामने कितनी एप्लीकेंट्स आती हैं, कितनी एप्लीकेशन आ रही हैं? 200 सर 2851 एप्लीकेशन आ रही है ना। इसमें से Yes, आपसे sir. कहता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड फॉर अर्ली एडमिशन आर एडमिशन हो रही एडमिशन हो जाए या फिर डिफर्ड एंड लेटर एडमिटेड। डिफर लेटर एडमिटेड का मतलब ये है कि डिफर होने के बाद अगर इन हो जाए या डायरेक्ट इन हो जाए तो उसकी चांसेस कितने हैं। तो इसके दो मेथड हैं, जिस तरह एक मैंने बताया कि आप लोग तादाद देखें ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट्स के हैं 1033, और ये आपको प्रीवियस डेटा के लिए बताया कि 18% ऑफ द डिफर स्टूडेंट्स विल बी एनरोल्ड। तो सारे 964 तो नहीं होंगे, उनका 18% जो डिफर होंगे वो भी एडमिट हो जाएंगे। तो उसके चांस ये है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप लोग चाहे तो वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जिस तरह अभी हमने देखा था। तो ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिट अर्ली एडमिटेड यूनियन डिफर्ड और लेटर कंसीडर के लिए आप लोग कोई जो दूसरा लेटर यूज करें। लेट सपोज मैं इसके लिए यूज करता हूँ कोई, लेट सपोज चले मैं एम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपसे कहता है कि व्हाट इज पी ऑफ ई यूनियन एम क्या होगी, यानी कि या तो अर्ली एडमिट हो जाए या फिर डिफर्ड होने के बाद उसको कंसीडर किया जाए, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई सॉरी पी ऑफ एम, ठीक है, माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन, क्लियर। तो अब आपको अर्ली एजेस का अर्ली का पता है, ठीक है, और डिफर्ड और कंसीडर का भी पता है क्योंकि क्या होता है 18% होता है, ठीक है। अर्ली का आपने ए पार्ट में किया था, बताएं कितना था, मगर ये भी आपने बी पार्ट में किया था क्योंकि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपने क्या करना है
इनको और इनको ऐड करना है, -0 करेंगे, यू विल गेट सेम थिंग। चलिए मैं करता हूँ। ई का मुझे बताएं डायरेक्ट, यहाँ पर क्या था, ई अर्ली एडमिट का कितना था, अर्ली एडमिट का था 1033 डिवाइडेड बाय 1033 डिवाइडेड बाय 2851, ऐसे ही था ना। और प्लस में, यस सर, ठीक था। प्लस में डिफर्ड और कंसीडर करने का कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट इज 18% ऑफ डिफर्ड। डिफर्ड के कितना था तादाद, 964, क्लियर। तो आप लोग लिखेंगे 18% ऑफ 964, बताएं कितना आ रहा है, उसको आप यहाँ पर 173.52 173 यानी कि 134 कर लें आप, 2851, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑलरेडी कहा था, तो 18% हो या 1% हो, जो भी हो, मतलब एनी परसेंटेज ऑफ 0 विल बी 0, ठीक है। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी अगेन यू विल गेट 0। अगर आप लिखेंगे तो आप लोग इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। वाह, थोड़ा आवाज देना, क्लियर नहीं हो रहा। कौन है? असद कौन है? ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप लोग देखेंगे कि ये नंबर आपको ना मिलेगा, मतलब आप उस फार्मूले से करें या इस तरह कर लें तो यू विल गेट सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो थ्रू आउट दिस अप टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस एक्सरसाइज में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में? यस, या हम क्लास खत्म करें या कोई और क्वेरी है तो आप बताएं। 35 सर। 35, चलें 35 में कर लेते हैं। देखें 35 में क्या चीज़ है, रीड करें जरा, है ना बुक आपके पास? हु विल रीड? सर 35 का सर, अकॉर्डिंग टू अमेरिका प्राइस financial money across generation study, 9 out of 10% with adult children ages 20 to 35 have helped their adult children with some type of financial assistance ranging from college, a car, rent, utilities, credit card debt, and or down payment for houses. Money January 2009. The following table with sample data consistent with the study shows the number of times parents have given their adult children financial assistance to buy a car and to pay rent. अच्छा, ये डेटा गिवन है सर। ये डेटा इसमें क्या कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं इन बाइंग और रेंटिंग अ कार, क्लियर। यानी कि आप अगर कोई भी कार परचेस करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से हेल्प करते हैं, तो पेरेंट्स समटाइम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, समटाइम सपोर्ट नहीं करते। तो ये इसका मतलब सपोर्ट करते हैं, नो का मतलब सपोर्ट नहीं करते। वैसे ही जब रेंट पे लेते हैं कार तो रेंट पे वो सपोर्ट करते हैं, यानी उसकी डेटा ये गेम, ठीक है। तो ये पार्ट में कहता है डेवलप जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल एंड यूज इट टू आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चन। सबसे पहले ए पार्ट में जिस तरह से पहले हमने किया था जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल तादाद कितना है। तो डायरेक्ट में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर मुझे बताएं ये नंबर क्या आएगा। आप लोग इसको रो को और कॉलम को ना पहले सम करना पड़ेगा। तो व्हाट इज 56 प्लस 52, यहाँ पर क्या लिखें और यहाँ पर क्या लिखें? सॉरी 108 और इसी तरह यहाँ पर 92। अब इनको ऐड करें 200 सर, ये हो जाएगा 120 200, ठीक है सर, 200, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर भी आप करेंगे, ठीक है। 70 आएगा ये, यस सर, 70 130 और ये क्या होगा 130। तो 200 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इतने जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारों को 200 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये ए पार्ट का आंसर आएगा, ठीक है। ये सर करने की तो नहीं ना जरूरत, हो जाएगा। तो कितने नंबर है, कितने नंबर आपको नजर आ रहे हैं सर? 6।
नहीं 6 से नहीं। ज्यादा है, और 8 है सर, 8 8 से ज्यादा है, और कोई? सर 8 ही है सर। नहीं 9 है सर, वो 9 है 9 सर। है यार, सारे 9 तो नंबर 200 को आप है सर। 200 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 200 की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, ये भी तो 9 नंबर को आप 200 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको ए पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हर चीज सेम आएगी, ये नंबर जो है ना कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए और 0 से लेस नहीं होने चाहिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और फिर कहता है यूजिंग, अच्छा ये साइड में आपको ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मिलेंगी, ठीक है, रो सम और कॉलम सम जब आप ए पार्ट करेंगे तब, ठीक है। तो ये कहता है यूज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर बाय अ कार एंड पे रेंट आर पेरेंट्स मोस्ट लाइकली to assess their adult children with buying a car or paying a rent. What is your interpretation of this margin? अच्छा ये कहता है कि आप लोग ये देखें कि जो बाय कार में या रेंट कार में पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं उसमें से ज़्यादा किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, किसकी प्रायोरिटी हायर होगी। तो मुझे बताएं, आप लोग इस नंबर को देखेंगे यहाँ पर और फिर इस नंबर को यहाँ पर देखेंगे ए पार्ट पे ना, तो मुझे बता सकते हैं डायरेक्ट किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, पे रेंट की या बाय कार की? बाय आकार की बाय सर। आकार की। इसको आप कहेंगे 108 डिवाइडेड बाय 200 और इसको करेंगे आप 70 डिवाइडेड बाय 200 108 बाय बिकॉज ग्रेटर देन, तो आप कहेंगे कि बाय कार में पेरेंट्स ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स को या अपने मतलब चिल्ड्रन जो भी। इज इट क्लियर बी पार्ट? Yes, sir. अच्छा सी में कहता है if parent provide the financial assistance to buy a car। अच्छा देखें ये if वाली कंडीशन इसने पहले अप्लाई की हुई है, ठीक है। फिर आगे कहता है what is the probability that the parent assisted with the paying the rent। इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं, सी मुझे यहाँ पर आप लोग बताएं। अच्छा जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या इस तरह आप लोग सिंबलाइज करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इवेंट को ना बताना होता है। आप लोग इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, कोई भी इवेंट, लेट सपोज ABCD डिनोट्स द बाय अ कार और रेंट अ कार, यस नो के लिए आप कोई भी लेटर जो है वो यूज करते हैं। तो सर मुझे ये दोनों बताएं गैस वालों का इंटरसेक्शन होगा। आप लोग लेट सपोज इसको मैं करता हूँ ए और इसको मैं कर लेता हूँ बी, ठीक है, और इसको कर लेता हूँ सी और इसको कर लेता हूँ मैं डी। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही आप लोग चाहें तो इसमें बी बाय कर लें या बी नो कर लें, बाय यस बाय नो, ठीक है, मतलब इस तरह भी कर सकते हैं बी सबस्क्रिप्ट में बाय, ताकि आपको ये पता हो कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। या आप पे रेंट, अच्छा पी फॉर प्रायोरिटी है तो पी के अलावा आप यूज करें, लेट सपोज रेंट कार कर लेते हैं RC और इसको मैं कर लेता हूँ RN आर नो कर ले, आप जो भी लेटर यूज करें आपको, ठीक है। तो मुझे सी में बताएं इफ पेरेंट्स प्रोवाइड, एच को मैं किस तरह लिखूं कंडीशनल प्रायोरिटी में, पहला इवेंट कौन सा लिखूं और बाद में कौन सा लिखूं? यस सर पहले RY आएगा। यस प्राउड, अच्छा सबसे पहले देखें प्रायोरिटी, व्हाट इज प्रायोरिटी दैट द पेरेंट असिस्ट विद द पेइंग रेंट, तो रेंट की वो बात कर रहा है, तो रेंट के लिए हमने आर यूज किया था RY, ओके। और कंडीशन क्या थी? इफ पेरेंट प्रोवाइड फाइनेंशियली असिस्टेंस टू बाय अ कार, तो यहाँ पर बाय का आएगा, बाय के लिए कौन सा यूज किया था हमने? बी वाई, ठीक है। तो इस चीज को आपने देखना है कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप लोगों ने इसको यूज करना है, ठीक है। तो बी, या अगर आप डायरेक्ट नंबर से करना चाहते हैं तो ये BY में टोटल 108 है, ठीक है, ये आ जाएगा 108 और इन दोनों की इंटरसेक्शन कितनी थी? 56, मतलब आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर अप हियर? यस सर, यस सर क्लियर। इसमें कोई परेशानी? नो सर। हाँ बताओ क्या परेशानी है? ये वैसे ही जिस तरह से पहले हमने क्वेश्चन किया था कि प्रायोरिटी किस चीज की पूछी जा रही है वो आपने पहले लिखना है, प्रायोरिटी मालूम करनी है। पेइंग रेंट, तो रेंट को मैंने पहले लिखा है और कंडीशनल बाय कार की है तो उसको मैंने बाद में लिखा है। अच्छा चलें इसी सेम चीज को रिपीट करते हैं डी पार्ट में। डी में देखें क्या कहता है, इफ अ पेरेंट्स
did not provide a financial assistance to buy a car। ठीक है, इसका कौन सा लेटर और क्या मतलब। और दूसरा कहता है what is probably that the parent assisted with the paying rent। तो इस डी पार्ट को मैं किस तरह लिखूंगा मैथमेटिकली, अगर किसी को सी पार्ट समझ आ रहा है तो उसी को मतलब सिमिलर है उसी तरह है। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले मैं अगर आपसे ये कहूँ कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट आर वाई सर, पेइंग रेंट। तो अगेन ये आर वाई आएगा वही सेम। ठीक है, और मगर गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, डिड नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल टू बाय अ कार। 52 डिवाइड बाय 108 होगा सर। तो ये बाद आएगा में क्या सर, लिखेंगे, BN बी BN एन आएगा। सर। ठीक है, बी एन। तो इसको Yes, आप sir. ले मतलब अकॉर्डिंग टू फार्मूला कर सकते हैं, मगर हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ई में देखिए क्या है। अच्छा ये क्या इंडिपेंडेंस है, बाय अ कार फाइनेंशियल असिस्टेंस पे अ रेंट। पे अ रेंट मतलब येस की बात कर रहा है, येस पे रेंट। और दूसरा क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय अ कार, येस बाय अ कार, बाय अ कार, येस एंड रेंट कार बोथ आर इंडिपेंडेंट आर नॉट। यानी कि आपसे कहता है कि बी वाई और आर वाई को देखें क्या रिलेशन होगी। आर बोथ आर इंडिपेंडेंट आर डिपेंडेंट, कैसे पता चलेगा। वो आपके पास दो फार्मूले, कोई भी एक फार्मूला यूज करते हुए ना आप इजीली मालूम कर सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं यानी। ठीक है, अच्छा एक में कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द पेरेंट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर देयर एडल्ट चाइल्ड children by either helping a car or pay a rent। तो अब आपसे ये कहता है कि इसकी आर से क्या मतलब है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है वो आर, इसका क्या मतलब है। पे अ रेंट एंड बाय अ कार की आर की प्रायोरिटी मालूम Union? करनी, तो इसको यूनियन सर, यूनियन यूनियन। कहते हैं। हम कहते हैं बाय वाई यूनियन आर वाई। क्लियर। तो आपको पता है इस चीज का और इसका पता है, और इंटरसेक्शन का ये टेबल में आप ए पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका फार्मूला ऑलरेडी वो यूज करें पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो आई थिंक आपसे ना ये हो जाएगा। इज इट क्लियर अप टू यार। इसकी फर्दर प्रैक्टिस करें। अब आपके पास पूरा कंप्लीट वीक है, हम मिलेंगे मतलब आई थिंक मंडे को ठीक है। सर ये लेक्चर्स कब तक अपलोड कर देंगे आप? मैं अपलोड अभी कर लेता हूँ, बस जैसे ही डाउनलोड होता है उसके बाद फिर मैं अपलोड करता हूँ। तो शाम तक कर लूंगा क्योंकि अभी मुझे जाना होगा, तो बाद में आके करता हूँ। क्यों मसला तो नहीं और है? अटेंडेंस सर हमारी, हमने थोड़ा नहीं सर, हमने आज थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किया था क्योंकि हमें टाइमिंग का पता नहीं था इसलिए। तो सीआर ने तो कहा था सबको, मैंने इन्फॉर्म किया था। सीआर कहाँ गए? सर सीआर ने 12 बजे कहा था, ज्यादातर 12 बजे ऑनलाइन नहीं होते। यहाँ पे सर इंटरनेट का इशू होता है तो हम 24 घंटे ऑनलाइन नहीं होते, इसलिए हमें पता नहीं चला था कि टाइम चेंज हुई है। नहीं तो सुबह को तो आप लोग देख सकते थे ना मैसेज। नहीं सर, यहाँ पे नेट का इशू होता है सर, हमें फिर दूसरी जगह जाना होता है तो हम क्लास के टाइमिंग पे ही मतलब वहां जाते हैं, तो इसलिए इससे पहले हमने बताएं चेक कौन नहीं कौन किया लिखा था। है, वो नाम लिखा है तो मैं उनको कर लेगा। जबीन आलम सर। जबीन लेट है, और कोई? सर अमार हैदर। जबीन अमार, और कोई? बस ये दो बंदे सॉरी लेट थे। सर ये जेके का भी सिग्नल ऑफ हो रहा था, बीच बीच में वो कह रहा था। जेके से मतलब क्या होगा? जहांगीर खान और अदनान सर। जहांगीर खान सर। रेशमा जहांगीर अदनान। अदनान तो नजर नहीं आ रहा मुझे। है सर अंदर। अदनान क्या मसला है? आप सर ये रेशमा का माइक भी नेटवर्क का मसला है सर। अदनान है या कोई दूसरा बंदा तो नहीं बैठा है इसकी जगह? अदनान है सर, उसका सिग्नल का इशू है, मुझे मैसेज किया है। अच्छा, और रेशमा ने भी रेशमा के क्या मैसेज किया है सर, उसका भी सिग्नल का इशू है। चलिए ठीक है।
अच्छा, इसके आपने मतलब कंडीशनल को सही तरीके से समझना, ताकि जो हमारी सर नेक्स्ट सर आबिद बैच ने भी फिर होगा मैसेज वो किया है सर। टोटली कंडीशनल के ऊपर होगा। कौन? आबिद आबिद? सर, आबिद। हाँ सर। ठीक है, चलें, सर इधर सही है। जान मोहम्मद की कॉलें आ रही हैं। जान मोहम्मद को बोलो, चलो मैं सुई उसको से कर लेता हूँ, मगर ये मसले जो है ना इस वीक तक आप लोगों के ना हल होने चाहिए। जान मोहम्मद को प्रेजेंट कर, और कोई हो? ठीक है, ओके सर। ओके, खुदा हाफिज़।